सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम क्रिया, काल और वाच्य पाठ से दूसरा टॉपिक काल पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, समय का चक्र चलता ही रहता है, यह कभी नहीं रुकता। कौन सा कार्य किस समय हुआ, इसका पता क्रिया के रूप के द्वारा चलता है। जैसे यश विद्यालय गया था, केशव खाना खा रहा है, अविनाश खेलने जाएगा। तो इन सभी रूपों से हमें क्या पता चल रहा है कि कौन सा कार्य किस समय घटित हुआ। अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो हम यही कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने अथवा करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। इसीलिए काल को समय भी कहा गया है। आप लोग पिछली कक्षाओं में भी काल पढ़ते आए हैं। अंग्रेजी में भी काल यानी टेंस आप लोग पढ़ते आए हैं। तो हम एक तरह से उन्हीं का पुनराभ्यास करेंगे। आपके पाठ्यपुस्तक में बहुत ही संक्षेप में दिया गया है। हम इसे थोड़ा और विस्तार से जानेंगे क्योंकि आप लोग 8वीं कक्षा में हैं, तो भेदोभेद को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण स्वरूप आपको बताया था कि काल के घटित होने का समय के क्रिया के होने का जो समय है वो हमें क्रिया के द्वारा पता चलता है, क्रिया के रूप द्वारा पता चलता है। अगर हम यहाँ देखें, शिखा आएगी, शिवम नासिक गया, तो यहाँ क्या हो रहा है कि आएगी अथवा गया क्रिया के रूप से समय का बोध हो रहा है कि एक काम हो चुका है और दूसरा काम होने वाला है। अब हम काल के भेदों की बात करें तो काल के 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आप सब जानते हैं कि भूतकाल यानी बीते हुए समय का बोध कराता है। जैसे यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया गया है कि शेर मर गया, वह विद्यालय गया इत्यादि। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, जिसमें कार्य की समाप्ति नहीं हुई हो, वह चल रहा है। वर्तमान काल में सामान्य स्थिति से काम चल ही रहे हैं, वो बीते हुए समय का बोध न कराए और ना ही आने वाले समय का बोध कराए, वर्तमान का बोध कराए। तो ऐसे वाक्यों को हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ, बकरी घास खा रही है, वह पढ़ता है इत्यादि। और भविष्यत काल में आने वाले समय का बोध होता है। जैसे यहाँ दिया गया है, हिरण जंगल का राजा बनेगा, मैं प्रथम आऊँगा इत्यादि। तो ये आने वाले समय का बोध करा रहा है, इस कारण से यह भविष्यत काल का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में अति संक्षेप में इस पाठ को दिया गया है काल को, लेकिन हम थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। काल के जो
तीन भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इन तीनों के भेदों को भी हम जानेंगे कि क्या है। तो आइए प्रारंभ करते हैं भूतकाल से। भूतकाल के 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। तो इन 6 भेदों को हम एक नज़र देखेंगे कि किस तरीके से, किस भेद में किस तरह के भूतकाल की बात हो रही है। तो सामान्य भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में सामान्य रूप से पूरे हो जाने का बोध हो, वे सामान्य भूतकाल कहलाते हैं। जैसे मेहमानों ने शरबत पिया, सबने तालियां बजाईं, तो इसमें जो क्रिया है वो सामान्य तरीके से घटित हो चुकी है। इस कारण से यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। अगला आसन्न भूतकाल। तो इसके लिए बता रहे हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी संपन्न होने का बोध हो। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक्शन किस रूप में, यानी कार्य किस रूप में घटित हुआ। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अभी अभी संपन्न होने का बोध हो रहा है, तो वहाँ आसन्न भूतकाल होगा। जैसे राहुल दौड़कर आया है, तो राहुल दौड़कर आया है। अगर दौड़कर शब्द को देखें तो पिछली कक्षा में क्रिया में हमने जाना था कि यह दौड़कर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। यानी एक क्रिया के होने से पूर्व दूसरी क्रिया संपन्न हो जाती है, यानी मुख्य क्रिया से पहले पूर्वकालिक क्रिया हो जाती हैं। तो यहाँ दौड़कर पूर्वकालिक क्रिया है। तो राहुल दौड़कर आया है, तो ये काम अभी अभी चूंकि हुआ, दौड़कर आया है यानी तुरंत उसने कार्य समाप्त किया है। इस कारण से वह क्या होगा, आसन्न भूतकाल होगा। कनिका विद्यालय से आई है, यहाँ भी आने का जो कार्य है वो अभी अभी संपन्न हुआ, इस कारण से इसे हम आसन्न भूतकाल कहेंगे। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य बीते समय में पूरा हो चुका था। यानी बीते हुए समय में कार्य, ऐसा नहीं है कि वो अभी अभी समाप्त हुआ हो, कार्य बहुत पहले समाप्त हो गया हो। तो ऐसे कार्य को हम होने वाले को बोध कराने वाले वाक्य को हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे मैं नैनीताल गई थी, तो जो कार्य करने जाने का काम था वो पूरी तरह से पूर्ण हो चुका था, वो काफ़ी पहले जा चुकी थी। माता जी ने खीर बनाई थी, तो बनाने का काम जो था वो पूर्ण रूप से वो समाप्त कर चुकी थी। इस कारण से यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण हुआ। अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब होता है जो पूर्ण ना हो। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में जारी रहने का बोध हो। जारी रहने का मतलब है कि वो पूर्ण नहीं हुआ है, तो वह अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। जैसे सौरभ गृह कार्य कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं यहाँ कि वो निरंतर चल ही रहा है। तो इस कारण से सौरभ गृह कार्य कर रहा था, तो वो कार्य भूतकाल में कंटिन्यू कर रहा था, वो पूर्ण नहीं हुआ था। इस कारण से ये क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल। अगला है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब होता है कि जिसमें संदेह हो। तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का संदेह हो कि बीते हुए समय में वह कार्य पूर्ण रूप से हुआ था या नहीं हुआ था। तो इस तरह के जो संदेह व्यक्त करने वाले वाक्य होंगे वो क्या कहलाएंगे, संदिग्ध भूतकाल। जैसे पिताजी दफ्तर से आ गए होंगे। अब आप लोग यहाँ कंफ्यूज्ड मत होइएगा, दुविधाग्रस्त नहीं होइएगा कि होंगे है तो ये भविष्यत काल का उदाहरण होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको वाक्य को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि पिताजी दफ्तर से आ गए होंगे, आ गए होंगे। तो वह भूतकाल में क्या कर रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है, उसको
पूरी तरह से उसको जानकारी नहीं है कि वो पिताजी आ ही गए होंगे, और इस कारण से वह संदेह व्यक्त कर रहा है। इसीलिए यहाँ क्या है, भूतकाल संदिग्ध भूतकाल है। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ गई होगी, आई है या नहीं आई है नहीं पता, पर वो संभावना व्यक्त कर रहा है, उसको संदेह है, तो इस कारण से यहाँ संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण हुआ। अगला है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो इसमें क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में किसी अन्य क्रिया पर आधारित होने का बोध हो, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे कि अगर वह बीमार न होता तो ज़रूर हो आता, तो उसका जो आना है वह किस पर निर्भर कर रहा था, उसके बीमार होने पर। तो इस कारण से यहाँ क्या है, कंडीशन है। तो ऐसे वाक्य जहाँ एक वाक्य के पूर्ण होना उसके दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, तो वहाँ क्या होंगे, हेतु हेतु मद भूतकाल होंगे। दूसरा उदाहरण देखिए कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल होते या ज़रूर सफल होते। तो यहाँ सफल होने का जो निर्भरता है वह किस पर है, परिश्रम करने पर, और इस कारण से यह क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। आइए अब वर्तमान काल की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल में कोई भी कार्य सामान्य रूप से होगा, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में सामान्य रूप से होना पाया जाए वहाँ, जैसे राधिका नृत्य करती है, मैं पढ़ता हूँ, वह हंसता है, वह खेलता है, और सामान्य स्थिति में इसमें तातेती लगे रहते हैं। दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान, अभी अभी हमने संदिग्ध भूतकाल की बात की थी, तो संदिग्ध का मतलब है जहाँ संदेह व्यक्त किया जाए। तो इसमें क्या होगा कि रिमझिम खेल रही होगी। आप ध्यान दें तो जो भूतकाल में था, संदिग्ध भूतकाल में, वो क्या था कि यही होता, रिमझिम खेल रही है, तो रहा है, रही है, तो इस कारण से रहा रही होने के कारण हम इसे वर्तमान काल में रखेंगे। जबकि आप भूतकाल को देखें तो भूतकाल में क्या है कि पिताजी दफ्तर से आ गए होंगे, तो गए होंगे और यहाँ रही होगी। तो इसको ध्यान में बस आपको रखना है संदिग्ध वर्तमान काल और संदिग्ध भूतकाल में अंतर को जानने के लिए। और अगला है अपूर्ण वर्तमान काल। तो जैसे कि अपूर्ण भूतकाल में था कि वह पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, इस तरह से यहाँ होगा रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे सचिन बल्लेबाजी कर रहा है, कर रहा था होता, यहाँ है की जगह था हो जाता, तो वह अपूर्ण वर्तमान काल की जगह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाता। अब हम भविष्यत काल की बात करें तो भविष्यत काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमद भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल में क्या होगा कि क्रिया के जिस रूप से उसे भविष्य में होने की सूचना मिले वह सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे आज बाजार बंद रहेगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, इस तरह से सामान्य तरीके से भविष्यकाल में घटित होने की बात हो रही है, करने या होने का बोध हो रहा है। संभाव्य भविष्यकाल में क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना व्यक्त, संभाव्य का मतलब कि भविष्य में होने की संभावना व्यक्त करना,
तो भविष्य में होने की संभावना का बोध चले कि हाँ भविष्य में वह कार्य हो जाएगा, तो ऐसे भविष्यत काल को हम संभाव्य या संदिग्ध भविष्यत काल कहेंगे। जैसे शायद आज वर्षा हो, तो वर्षा होने की यहाँ क्या हो रहा है कि संभावना व्यक्त की जा रही है, निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। संभवतः इस मैच में भारत की जीत हो, यहाँ संभावना व्यक्त कर रहे हैं। होगी या नहीं होगी नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इसमें दो बातें होंगी कि एक संभावना व्यक्त की जाएगी, दूसरा संदेह किया जाएगा। तो जहाँ संभवतः इत्यादि लगे हों वहाँ संभावना व्यक्त की गई हैं, और जहाँ शायद लगे हों तो वहाँ संदिग्ध है यानी संदेह हो रहा है। आखिर जो भेद है इस भविष्यत काल का, उसमें हेतु हेतुमद भविष्यत काल। जैसे कि हेतु हेतुमद हमने भूतकाल जाना था, अब हम हेतु हेतुमद भविष्यत काल को जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय की किसी अन्य क्रिया पर आप ध्यान दें, तो हमने भूतकाल में भी यही किया था कि भूतकाल में क्रिया के एक कार्य के होना दूसरे कार्य पर निर्भर कर रहा था। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी भविष्यत काल में एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करेगा। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। उसमें हमने जाना था कि यदि वह मेहनत करता तो सफल होता। तो इस तरीके से अंतर सिर्फ क्रिया में हो रही है कि यदि वर्षा होगी, भविष्य काल की बात कर रहे हैं, भविष्य में होने की हम बात कर रहे हैं कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर वर्षा अच्छी नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ भविष्यत काल में एक कार्य के दूसरे कार्य पर निर्भरता को व्यक्त किया जा रहा है। अगर मैं दिल्ली गया तो कुतुब मीनार देखने ज़रूर आऊँगा। कि यदि मैं दिल्ली गया यानी दिल्ली जाऊँगा तो कुतुब मीनार देखने ज़रूर जाऊँगा। तो इस तरीके से हमने काल के तीनों भेद और उनके सभी उपभेदों को जाना। उम्मीद करता हूँ यह पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग गृह कार्य स्वरूप इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर को करने की कोशिश करेंगे, और अगली कक्षा में हम मिलेंगे तो इस पाठ का अभ्यास प्रश्नोत्तर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।